फील्ड रिमेनिंग, और डी क्यू कितना लिखूंगा सिग्मा इंटू डी ए, और रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। फोर्स के साथ डीए को डिवाइड मार दो, प्रेशर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला बन के आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई क्या 2 एप्सिलॉन। यानी जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा क्या कंडक्टर वहां पे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा, हैं बोलो यार, जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा क्या कंडक्टर वहां पे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा। यानी शार्प कॉर्नर पे कोई भी कंडक्टर ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा और वो वहां पे चांसेस है कि वहां पे वो फट सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अपन शार्प कॉर्नर को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो वहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो सिग्मा क्या होगा हाई होगा, और सिग्मा हाई होगा तो हाँ वही तो बोला हूँ, क्या बोला ज्यादा बोलते हैं क्या। अच्छा शार्प कॉर्नर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कम होगा, वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा क्या होगा तो वो ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा होगा। सही है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला आप सुन लो। कंडक्टर को अपन मतलब शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। पहली बात सुनना, कंडक्टर जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर वी हैव फ्लैक्स क्या इक्विपोटेंशियल रीजन, मतलब अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ना यार। सरफेस पे लाइंस कैसी होंगी, क्या अंदर में लाइंस दिखाई जाएंगी, है ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द क्या कंडक्टर, और सरफेस पे लाइंस कैसी होंगी, क्लियर हो। कंडक्टर को अगर बाहर से चार्ज दिया जाए, बाहर से क्या दिया जाए तो कहाँ रिसाइड करेगा वो, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं सिग्मा। सिग्मा का कैसा रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इनवर्सली, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो वहां पे सिग्मा कम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो वहां पे सिग्मा ज्यादा। उसके बाद बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द क्या कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द क्या कितना निकल गया सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला कितना लगा गया, कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद आपको बताएगा स्फीयर, क्या बताएगा, क्या बताएगा, और स्फीयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन स्फीयर, दो टाइप के, होलो स्फीयर और क्या होलो और क्या, होलो में भी दो वैरायटी होती है, होलो कंडक्टिंग और होलो, और सॉलिड में भी दो वैरायटी होती है, सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड। अच्छा होलो स्फीयर में चार्ज देंगे तो कहां रहेगा आउटर पे, चाहे वो कंडक्टिंग हो या क्या, भाई होलो है तो अंदर में तो चार्ज को ठहरने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो नॉन कंडक्टिंग में भी रहेगा तो भी चार्ज कहां रहेगा, और कंडक्टर का तो प्रॉपर्टी है कि भैया अगर चार्ज हो तो हम कहां रखेंगे आउटर पे। तो होलो कोई भी स्फीयर हो तो अगर उसमें चार्ज दिया जाएगा चार्ज कहां रहेगा उसके आउटर पे। अच्छा सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज देंगे तो कहां रहेगा आउटर पे ही रहेगा, इसमें भी कहां रहेगा, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज को आप जहां जहां रखोगे चार्ज वही रह जाएगा, वो तुम्हारे हिसाब से रीअरेंज होगा। और बोलो यार, और होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों में चार्ज कहां पे रहेगा आउटर पे, चार्ज कहां रहेगा, क्लियर हो। अब बस अलग कौन हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये तीन स्फीयर एक टाइप का, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। अलग कौन हो गया सॉलिड, इसे पढ़ना क्या कहता सुनना। एक पॉइंट लिया था स्फीयर के अंदर में, एक पॉइंट कहां लिया था स्फीयर के, पॉइंट ए, और पॉइंट बी कहां लिया था बाहर। अपने को पढ़ना क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मतलब अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मतलब बाहर में, उसका ग्राफ, उसका क्या पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल मतलब अंदर में, पोटेंशियल कहां पे बाहर में, और उसका ग्राफ, 6 चीज हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलो भैया कितना होगा, मतलब एक स्फीयर के लिए कितने बात पढ़ने हैं 7, टोटल कितने स्फीयर 4, तो 7 गुना 4 कितना 28। लेकिन राहत वाली बात यह है कि 3 स्फीयर एक ही जैसे हैं, 3 स्फीयर कौन होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और क्या अलग कौन हो जाएगा सॉलिड, सॉलिड। तो सबसे पहला हेडिंग डाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और क्या सॉलिड, सॉलिड कंडक्टिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाले अंदर में, कहां निकाले किसके अंदर में, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और क्या सॉलिड कंडक्टिंग। इसमें चार्ज कहां पे होगा आउटर पे। अंदर में क्या किए ऐसा गॉसियन स्फीयर काट दिए, क्या कर दिए, क्या कर दिए, और गॉस लगा दिए, क्या लगा दिए, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डीए का इंटीग्रेशन लिख दिया तो एरिया क्या लिख दिया 4 पाई क्या आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू इन कितना, क्यू इन कितना, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। तो ध्यान रहे होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, इतना सो रहा है ना, होलो कंडक्टिंग, होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन समझ में आया। अब बोलो भैया अब बाहर में कहां पे, तो बाहर के लिए क्या किए आर रेडियस पे बाहर में क्या गॉसियन सरफेस काट दिया, ऐसा गॉसियन स्फीयर काट दिए, क्या कर दिए फिर लगा दिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
बराबर तो क्यू इन जीरो होने वाला है नहीं, क्योंकि पूरा चार्ज कहाँ गया, अंदर। क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई क्या, तो ध्यान रहे हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैसा ही फार्मूला जो किसके लिए बनता है, बाहर में पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए, इस बात को मैं रटवाया था, फॉर आउटसाइडर पॉइंट, फॉर कहा एनी स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। आउटर पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, कौन सा पॉइंट के लिए, कोई भी स्फीयर कैसा बिहेव करता है, कहां रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना आ गया, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग जीरो, बाहर में क्योंकि क्या आर। ग्राफ शुरू में ऐसे, फिर ऊपर लेके और ऐसे हाइपरबोला बना दिए। अब बोलो यार, फिर अपन निकाले पोटेंशियल, क्या निकाले, पोटेंशियल है ना, इसके बाद क्या निकाले, तो पोटेंशियल। अंदर में तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो कांस्टेंट सबसे अच्छा कहां पे लिख लिया जाए, सेंटर पे, क्योंकि सेंटर से हर चार्ज की दूरी क्या है, बराबर है। तो अंदर में पोटेंशियल कितना जाएगा, के क्यू बाई कौन सा आर, रेडियस बोल सकते हो, के क्यू बाई क्या, रेडियस। तो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई रेडियस, और रेडियस को अपन क्या लिख रहे हैं, बड़ा आर। के क्यू बाई क्या, बड़ा आर, और बाहर में के क्यू बाई छोटा आर। के क्यू बाई क्या, क्यों, फॉर आउटसाइडर पॉइंट एनी स्फीयर बिहेव्स लाइक का लेफ्ट साइड क्या, तो बाहर में कितना जाएगा, के क्यू बाई क्या, छोटा आर, और छोटा आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या, सेंटर। अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट विच इज के क्यू बाई बड़ा आर, और बाहर में के क्यू बाई क्या, छोटा आर। तो ग्राफ बनाया गया, सुना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अरे कौन सा एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अरे कौन सा एक्सिस, एक्स। यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे और इसके बाद पोटेंशियल ऐसे घटा, बोलो यार सही है। पोटेंशियल वर्सेस क्या बना, आर क्या बना, ग्राफ। अब उसके बाद हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। स्फीयर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसका डेरिवेशन आपको बताएगा, क्या बताएगा उसका, और वहां पे एनर्जी स्टोर्ड जो निकल के आया, उसकी सेल्फ एनर्जी निकल के आई स्फीयर की, वो कितनी आ गई, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई क्या, आर। तो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, और क्या स्फीयर पे अगर कोई चार्ज क्यू दे दिया जाए तो उसमें सेल्फ एनर्जी कितना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, 0.5 के अंदर में रहता है कि बाहर में, अंदर में कि बाहर में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी फॉर्म में स्टोर रहता है, ये एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर रहता है, सॉरी एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर रहता है। तो एनर्जी कहां स्टोर रहेगा, अंदर में कि बाहर में, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम आर टू कहां, इनफिनाइट, और कितना 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई क्या, आर, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई क्या, सही है। अब उसके बाद पढ़ा गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्या पढ़ा गया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण क्या, तो बाहर में तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा, बाहर में क्या आएगा, क्योंकि है ना, कोई आउटसाइडर पॉइंट के लिए कोई भी स्फीयर कैसा बिहेव करता है, प्लेस एट क्या, सेंटर। तो इसका आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर, कौन सा आर। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया कितना, के क्यू बाई क्या, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अंदर में क्या निकाले थे, ध्यान है, आर दूरी पे गए थे, कहां पे गए थे, गॉसियन सरफेस काटे थे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, क्यू इन बाई क्या, क्यू इन बाई क्या, और क्यू इन को कैसे लिखा गया था, रो इंटू 4/3 पाई कौन सा आर, छोटा आर, हाँ भाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई क्या, ध्यान रहे रो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकल के आया, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे आर पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, और बाहर में के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर, तो बाहर में कैसा, इनवर्स आर स्क्वायर पर ना। तो ग्राफ बनाया गया, कैसा ग्राफ बनाया गया, डिस्टेंस के बीच में, शुरू में स्ट्रेट लाइन और फिर क्या, हाइपरबोला, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, ध्यान रहे बात। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अंदर में कितना, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा रो को चार्ज के टर्म में भी रिप्लेस किए थे, तो एक और फार्मूला बन गया था पता है, अंदर में के क्यू बाई बड़ा आर क्यू नीचे, मतलब रेडियस का क्यूब नीचे, इंटू ऊपर में क्या, छोटा आर। बोलो भाई, ये भी एक फार्मूला बनाए थे अपन, बोलो। और यही फार्मूला यूज किया जाता है कहां पे, ग्रेविटेशन में, कहां पे। उसके बाद इसका निकाले पोटेंशियल, क्या निकाले, क्या निकाले, क्या निकाले, बोलो भैया। बाहर में पोटेंशियल कितना जाएगा, के क्यू बाई आर, बाहर में पोटेंशियल कितना जाएगा, और अंदर में पोटेंशियल खतरनाक सा फार्मूला आया था, के क्यू बाई 2 आर क्यू, के क्यू बाई क्या, के क्यू बाई 2 आर, कौन सा आर, रेडियस ना, के क्यू बाई 2 आर क्यू, और ऊपर में ब्रैकेट में
3 बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, अंदर में पोटेंशियल आया था ना। फिर बोल दो v इनसाइड के क्यू बाई 2 बड़े आर का क्यूब और ऊपर में 3 बड़े आर का स्क्वायर माइनस का छोटे आर का स्क्वायर। अब बाहर में पोटेंशियल के क्यू बाई क्या आर। इसका डेरिवेशन याद है? डेरिवेशन याद है? अंदर में कोई छोटे आर दूरी पे गए थे, उसको पॉइंट ए मान लिए थे, सरफेस पे पॉइंट बी मान लिए थे, और वी ए माइनस वी बी बराबर ई डॉट क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर लगाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला भी डिराइव किया था अंदर में, उसको रिप्लेस करेंगे के क्यू बाई बड़ा आर क्यू इंटू कितना छोटा आर, और इंटीग्रेशन करेंगे भैया। सरफेस का पोटेंशियल तो अपने को पता ही है, के क्यू बाई क्या आर, यहाँ रखोगे तो निकल के आता है। बोलो यार। अच्छा सेंटर पोटेंशियल कितना निकल के आ गया था? 3/2 के क्यू बाई क्या आर। ध्यान रहे सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है पोटेंशियल, और सरफेस पे कितना होता है? के क्यू बाई क्या आर। तो ग्राफ बनाया गया, क्या बनाया गया? ग्राफ। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो शुरू में पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा ग्राफ ना, और फिर उसके बाद क्या हाइपरबोला, जैसा इधर वैसा ही इधर। बोलो यार सही यहां तक। फिर उसके बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी बताया गया। इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना गया था? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई क्या। अच्छा बाहर के लिए तो फार्मूला सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम ही था। यहाँ बाहर एनर्जी कितना स्टोर रहेगा? 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और अंदर में कितना? 0.1। अंदर में बाहर में 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। बोलो भाई। और अंदर में कितना? 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये दोनों मिलके होगा 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो भैया। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कितना एनर्जी स्टोर होता है? सेल्फ एनर्जी 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई क्या। बात समझ आया? बोलो। चलो एक बार फार्मूला बोल दो फटाफट। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और क्या सॉलिड कंडक्टिंग। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में के क्यू बाई छोटा आर बड़ा आर, के क्यू बाई क्या आर स्क्वायर। ग्राफ पहले ऐसे और फिर क्या हाइपरबोला ऐसे। चलिए अंदर में पोटेंशियल बता दीजिए। के क्यू बाई बड़ा आर ना, के क्यू बाई क्या, बाहर में पोटेंशियल के क्यू बाई क्या। शुरू में पोटेंशियल ऐसे कांस्टेंट, फिर ग्राफ ऐसे गिर गया था। बोलो यार पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना था? 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर है ना। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। आर यहाँ पे क्या है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में चलो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या के क्यू बाई रेडियस का क्यूब इंटू छोटा आर। बोलो यार बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई क्या छोटे आर का स्क्वायर ना, के क्यू बाई छोटे आर का स्क्वायर। ग्राफ स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला। पोटेंशियल बाहर में पोटेंशियल के क्यू बाई छोटा आर, और अंदर में पोटेंशियल खतरनाक सा फार्मूला के क्यू बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। सेंट्रल पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई क्या आर। ग्राफ बनाएगा पैराबोला डाउनवर्ड ना, और फिर क्या हाइपरबोला, जैसा इधर वैसा ही इधर ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना है? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई क्या है, तो कोई दिक्कत। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में कुछ और क्रांतिकारी सवाल आपको करवाए गए थे, जिसमें रो का अपन वैल्यू लिए थे, रो बराबर रो नॉट आर, रो बराबर क्या, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया था आपसे। अंदर में क्या पूछ लिया था याद है? कुछ ऐसे वाले सवाल भी किए गए थे, बढ़िया सवाल था। तो इनमें फार्मूला अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर रो क्या है? वेरिएबल है। रो क्या है? इसमें वही बेसिक गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या क्यू इन बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनके लिए x दूरी पे dx नामक का क्या करना पड़ेगा आपको? हॉलो स्फीयर, जिसका वॉल्यूम कितना जाएगा? 4 पाई x स्क्वायर dx, और उसको रो के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। रो के साथ क्या कर दोगे? रो कितना था? रो नॉट आर था ना, तो x दूरी पे रो कितना जाएगा? रो नॉट x, तो रो नॉट x इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से छोटे r तक, 0 से कहां तक? तो आपको क्यू इन मिलेगा, और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बोलो भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड कर रहा होगा किस पे? आर के स्क्वायर पे। आर के क्या, अगर रो में आर का पावर 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर पे पावर क्या आएगा? 2। अगर रो में आर पे पावर 10 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर पे पावर कितना आएगा? 11, एक ज्यादा आता है। ध्यान होगा तो बोलो भाई। यहाँ तो कोई समस्या? बोलो वैष्णवी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, समझे? बाकी कल पढ़ के आना ढंग से, अपन और रिवाइज करेंगे। कल बताया गया था आपको स्फीयर, क्या बताया गया था? स्फीयर कितने टाइप के बताए गए थे? 4। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। शुरू के 3 जो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ रहता है? आउटर पे। चार्ज कहाँ रहता है? और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ रहता है? अंदर में, वॉल्यूम में। सही है। अच्छा हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में ग्राफ याद है? शुरू में एक्स एक्सिस पे ऐसे, फिर ऐसे हाइपरबोला गिरा था। पोटेंशियल बाहर में पोटेंशियल के क्यू बाई कौन सा आर? छोटा आर। अंदर में के क्यू बाई
ग्राफ याद है, शुरू में ऐसे कांस्टेंट देन हाइपरबोला। क्लियर हो? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहता है? 0.5 के क्यू स्क्वायर में क्या सही यहां तक। उसके बाद बताया गया आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्या बताया गया? सॉलिड बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई कौन सा आर, छोटा आर बड़ा आर? छोटा आर ना, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट विच इज के क्यू बाई बड़े आर का क्यू इंटू ऊपर में क्या छोटा आर। ग्राफ शुरू में स्ट्रेट लाइन फिर क्या हाइपरबोला। हाँ पोटेंशियल बाहर पोटेंशियल के क्यू बाई छोटा आर, के क्यू बाई क्या, और अंदर पोटेंशियल के क्यू बाई 2 आर क्यू, के क्यू बाई 2 बड़े आर का क्यू ऊपर में 3 इंटू बड़े आर का स्क्वायर माइनस क्या। पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है? 3/2 के क्यू बाई क्या। तो सेंटर से मतलब दूर गए थे तो पोटेंशियल क्या होना शुरू हो गया था? घटना शुरू हो गया था। क्या होना शुरू हो गया था? ग्राफ बनाया था शुरू में पैराबोला सरफेस तक, और कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड, और फिर क्या हाइपरबोला, फिर क्या सही है। अब सुनना ध्यान से। उसके बाद आपको बताया गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, क्या बताया गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना है? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में स्टोर रहता है? फिर वेरिएबल रो वाले सवाल किए थे। कौन सा सवाल किए थे? वेरिएबल। अब आपको याद होगा कुछ सवाल अपन किए थे नॉन कंडक्टिंग कैविटी के सवाल। किसे सवाल? जैसे आपको याद होगा, देखिए जल्दी जल्दी में लिखते जा रहा हूं, आपको याद होगा तो सुनना ध्यान से। इसका रेडियस 4 आर है, इसका रेडियस क्या है? 4 आर, और ऐसा एक कैविटी काट दिया गया था। इसके सेंटर से कितनी दूरी पे? 2 आर दूरी पे। कितनी दूरी पे? और इस पे चार्ज दे दिया गया था क्या? प्लस प्लस। क्या दे दिया गया था? चार्ज प्लस प्लस, ऐसे चार्ज दे दिया गया था। सही है। और चार्ज को बोला गया था कितना? रो कूलॉम क्या पर मीटर क्यूब। चार्ज कितना बोला गया था? रो कूलॉम क्या पर मीटर। आपसे यहाँ पे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, ये तीनों जगह क्या पूछा गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किए थे? पहले ये जो खाली जगह है इसको प्लस चार्ज से क्या कर दिए थे? भर दिए थे। खाली जगह उसको प्लस चार्ज से क्या कर दिए थे? और उसको बैलेंस करने के लिए इस पे क्या डाल दिए थे? माइनस चार्ज। और दोनों के पॉइंट कहाँ हो गया था? बाहर के अंदर। बाहर के अंदर, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाल लो। और प्लस वाले के कारण उधर आएगा, माइनस वाले के कारण इधर आएगा। ई नेट में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? माइनस। फिर यहाँ पे बी पे, कहाँ पे? बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे? हैं? छोटे बड़े वाले के कहाँ पे आ गए? अंदर में। कहाँ पे आ गया? और छोटे वाले कहाँ पे आ गया? बाहर में। कहाँ पर है? फिर से वही काम किए। फिर कैविटी के अंदर निकाले थे। कहाँ निकाले थे? आपको याद होगा कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है। क्या आता है ना? अरे जेईई एडवांस में पूछा गया सवाल था। सही है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? कांस्टेंट, एंड व्हिच इज गिवन बाय रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो एल बाई क्या? रो तो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एल क्या है? एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। सही है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में फिर क्या आता है? कांस्टेंट। तो ऐसे सवाल अपन किए थे, याद है? उसके बाद आपको याद होगा ऐसा वाला सवाल किया था। जैसे क्या किया था? इसमें कैविटी काट दिया था। क्या काट दिया था? इसमें कैविटी, इस पे कौन सा चार्ज था? प्लस प्लस। कौन सा था? प्लस प्लस। और जो सॉरी कैविटी नहीं, एक टनल काटा था। क्या काटा था? टनल। कहां से पास किया था पहले क्वेश्चन में? सेंटर से। कहां से पास किया था? मतलब टनल काटा था डायमीटर के लॉन्ग। किस लॉन्ग काटा था? इसमें चार्ज दे दिया था रो कूलॉम क्या पर मीटर क्यूब। चार्ज कितना था? इसका रेडियस कितना है? आर। रेडियस क्या है? इसके सेंटर पे एक माइनस क्यू कॉमा एम, एक माइनस निगेटिव चार्ज रख दिया गया था। कहां पे? सेंटर पे। सेंटर पे कहां रखा गया था? निगेटिव चार्ज। माइनस क्यू कॉमा क्या एम। बोला गया था उसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस कर दे। क्या कर दे उसको? कौन सा मोशन लिया था? कौन सा मोशन लिया था रे? क्या उसका टाइम पीरियड भी निकाले थे? क्या निकाले थे? फिर ऐसे ही एक जो टनल है वो काटा गया था कॉर्ड के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? और वहां पे भी चार्ज को रखा गया था माइनस क्यू कॉमा एम को सेंटर पे। कहां रखा गया था? किसके सेंटर पे? कॉर्ड के सेंटर पे। किस सेंटर पे? क्या वो भी ऐसे जम किया था? वो भी क्या किया था? सेम टाइप के क्वेश्चन आपको कहां दिखते हैं? ग्रेविटेशन में। कहां दिखते हैं? फिर ऐसे ही सवाल में आपको बोला गया था कि एक चार्ज क्यू है, क्यू कॉमा एम। ये क्यू कॉमा एम अंदर जाना चाहेगा, बाहर भागना चाहेगा? क्यू कॉमा एम अगर यहाँ पे छोड़ दो तो अंदर जाना चाहेगा, बाहर भागना चाहेगा? हैं? बाहर ना। तो इसको यहाँ पे स्पीड दे दिए थे। क्या दे दिए थे? मैं आपसे पूछा था फाइंड मिनिमम वी नॉट। फाइंड क्या? ताकि ये कहां पहुंच जाए? सेंटर पे। कहां पहुंच जाए? तो कैसे बनाए थे? क्या लगाए थे? क्या लगाए थे?
अच्छा, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि यहाँ पे एक माइनस क्यू कोमा एम को छोड़ दिए थे, सेंटर पे स्पीड पूछ दिए थे, एनर्जी कंजर्वेशन, माइनस क्यू कोमा एम को छोड़ दिए थे, और भाई 2 दूरी पर स्पीड पूछ दिए थे, तो वहां पे क्या लगाए थे? एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसे सवाल आपको दिखे, कॉपी में दिख रहे होंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ा के लेके गया, तो अपन आ गए कंडक्टिंग कैविटी पे। कहां पे आ गए? अब कंडक्टिंग कैविटी में आपको याद होगा पहला सवाल मैं करवाया था, सुनना ध्यान से, ऐसा है और ऐसा है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? तो मैं पूछा था आपसे ए बी और सी, इसका रेडियस R1 है और बड़े वाले का रेडियस क्या है? R2। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस पे चार्ज दे दिया हूँ, चार्ज क्या दे दिया हूँ? प्लस, और बाहर में ना, बोलो भाई, है ना, कंडक्टर को चार्ज दूंगा, चार्ज कहां रिसाइड करेगा? आउटर सरफेस, सही है। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन स्फीयर काटा गया था, E into 4πr² बना क्या? क्यू इन बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना हो गया था? 0। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? याद नहीं यार तुम लोग। फिर सी पे, कहां पे? आपको याद है फॉर आउटसाइडर पॉइंट इन स्फीयर एक्ट सेट क्या? पॉइंट चार्ज, बेस एट क्या? सेंटर। बोलो यार। तो मैं बोला था कि भाई ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे डिपेंड करता है? तो क्यों ना चुपचाप इसको ऐसे से रिप्लेस कर लिया जाए, इधर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो चुपचाप इसको R2 रेडियस का एक क्या मान लीजिए? हॉलो सेल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? और चार्ज को ऐसे रख देंगे। इससे फायदा ये होगा कि क्वेश्चन को हैंडल करना क्या होगा? आसान होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत है? पक्का? तो ये हुआ था। उसके बाद हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन था, नीट वाले पेपर है संडे वाले, उसमें ओबीसी दिया हुआ है, उसमें ओ पे 0 आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ओबीसी पे पोटेंशियल सेम आ रहा है। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे ये है, और उसका सी जो है सरफेस पे। सी कहाँ पे? हाँ, तो पूछ रहा है कि एबीसी का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं। तो भाई अगर अंदर में सुनो मेरी बात, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब ओवरऑल इसे रीजन में पूरा क्या है? पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंप्लाइज क्या? पोटेंशियल क्या? तो यहाँ पोटेंशियल तो बराबर ही होगा। अब कितना? क्यों भाई? बड़ा रेडियस R2 और सरफेस में भी उतना ही पोटेंशियल होगा। इसमें दो ऑप्शन से सही वाला है। वो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल रहा है, मतलब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल रहा है। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है कोई और चार्ज भी रखा हो वहाँ पे, सेंटर पे इंड्यूस हो गया होगा। देखो सवाल को, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल पूछ रहा है। ये पूछना क्या चाह रहा है? दो चीज स्टेटमेंट दिया है। हाँ, तो एक स्टेटमेंट ये है कि ओ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ए पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। हाँ ठीक है, और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। हाँ, सी सरफेस पे है ना, हाँ, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्लियर हो? हाँ, सही है। हाँ, और वहां पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। क्लियर? सी पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। सी पे पोटेंशियल 0 क्यों हो जाएगा भाई? जब सरफेस पे है तो सरफेस पे क्यों पोटेंशियल? 0 किस क्वेश्चन में सेम 0 होगा, सेम होगा, 0 नहीं होगा। अजीब आदमी है भाई, मेरा नाम खराब करवा रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर में ही बताया। सर तो कल क्या बताया? कल बाहर से चार्ज दिए थे। कल कहां से चार्ज दिए थे? बाहर से। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टिंग कैविटी में बताया। किसमें बताया? कंडक्टिंग। ये मटेरियल कैसा है? कंडक्टिंग। कैसा है? यहां रखा गया था क्यू चार्ज, यहां कितना रखा गया था? सामने क्या इंड्यूस हो गया था? अगर यहाँ क्यू रखूंगा तो सामने क्या इंड्यूस हो गया था? माइनस क्यू। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ गया था? ये माइनस क्यू कैसे आया था? आपको याद है तरीका? तो बताओगे? बताओ। हाँ ठीक है, मान लिया माइनस छोटा क्यू मान लिया यहाँ पे। हाँ ठीक। हाँ, जस्ट इसके बाहर पे गॉसियन सरफेस काट दिए थे। क्या काट दिए थे? कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था? 0। सही है। तो E into 4πr² हो गया, क्यू इन बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो E into 4πr² वाला टर्म 0 हो जाएगा और क्यू इन कितना हो जाएगा? बड़ा क्यू और माइनस क्या? छोटा क्यू। तो छोटा क्यू की वैल्यू माइनस 2 बड़ा क्यू होगा, यानी यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस क्यू चार्ज। याद है? अरे बोलो भैया। तो कैविटी के अंदर में चार्ज रखेंगे तो सामने क्या इंड्यूस हो जाएगा? माइनस क्यू। और यहाँ पे क्या रहे? कोई दिक्कत इसकी? अच्छा, फिर मैं बोला था कि सर कभी ऐसी हालात आए। अच्छा, एक और चीज बता दो मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि
ऐसा है कंडक्टिंग कैविटी, ऐसा क्या है, यहाँ पे चार्ज दे दिया 2q, यहाँ पे चार्ज क्या दे दिया, अब बाहर से भी चार्ज दे रहा हूँ 3q, बाहर से कितना चार्ज दे रहा हूँ, और ये मटेरियल कैसा है, कंडक्टिव। क्या हर एक सरफेस को चार्ज लिखा जा सकता है? चलिए 2q सुना अलग अलग लिख रहे हैं, 2q यहाँ सामने कितना इंड्यूस करेगा, माइनस, सही है, और यहाँ पे बैलेंस करेगा प्लस 2q से, तो ओवरऑल कितना 5q, क्योंकि बाहर से देगा तो वो तो आउटर पे रहेगा, कहाँ रहेगा, आउटर पे। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर मैं बोला था कि इसको क्या करो, ऐसे हॉलो सेल से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, और फिर मैं आपको याद होगा ए है ना, यहाँ पे ए पे बी पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लिखवाया था, कॉलम बनवा के 2 क्वेश्चन किए थे। अरे बोलो यार, कॉलम बनवा के याद आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पक्का ना। अच्छा उसके बाद आपको बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्या बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको समझाया गया, और उसके बाद लास्ट में उसको समराइज किया गया कि चार्ज विच आर प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टिंग कैविटी, चार्ज है ना, डज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फील्ड, डज नॉट अफेक्टेड बाय क्या, वो चार्ज जो कहां रखा रहेगा, कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में, उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ने वाला। कंडक्टर के इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्या बोलते हैं। इसलिए वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उसको कहां रखा जाता है, कंडक्टिंग कैविटी के अंदर, ताकि उनके ऊपर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट, यहाँ तो कोई समस्या। ये बताएगा शील्डिंग, क्या बताएगा, शील्डिंग के बाद क्या था, उसके बाद हाँ आपको याद होगा कि इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप रखते हुए अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, याद है ना। जैसे मैं बोला था ऐसा, सुना सब लोग बताते चलो, इसके सेंटर पे रख दिया, सेंटर पे क्या रख दिया, क्यू, सेंटर पे क्या रख दिया, तो आपसे पूछा था यहाँ पे यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, जो चार्ज आएगा इंड्यूस चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे क्यों नॉन यूनिफॉर्म, स्फीयर है, वहां भी क्या आएगा, क्या बोल रहे हो यार, कुछ ही बोल रहे तुम लोग, सही है। हाँ फिर से बोलो, सेंटर पे रख दिया क्यू चार्ज, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे, अच्छा सेंटर पे ना रख के थोड़ा साइड में रखो, यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे, यहाँ पे याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या किया था, याद है, अंदर में शेप को मैं बिगाड़ दिया था, ऐसा शेप ले लिया था। हाँ अब यहाँ चार्ज रख दिया, चलो बताओ यहाँ पे यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इंड्यूस चार्ज आएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म ऐसा आएगा। फिर आपको याद होगा, फिर बाहर में शेप को ऐसा बिगाड़ दिया, अरे बोलो यार, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। ऐसे 5-6 केस बताया था आपको। उसके बाद अगर आपको याद हो तो अपन पढ़े थे कनेक्शन ऑफ 2 कंडक्टर विद कनेक्टिंग वायर और टचिंग, जैसे ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, इनको क्या किए थे, कंडक्टिंग वायर से क्या किए थे, जोड़े थे, किससे जोड़े थे, कंडक्टिंग वायर से जोड़ने पे चार्ज का फ्लो हुआ था, किसका फ्लो हुआ था, फ्रॉम कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल क्या, सही है। व्हेन वी कनेक्ट द 2 कंडक्टर विद कनेक्टिंग वायर और टचेज द 2 कंडक्टर, या फिर 2 कंडक्टर क्या करें, टच करें, देन फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्टेड फ्रॉम कहां से, हायर पोटेंशियल टू, ये चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। याद आया कुछ, एक सवाल तक बता दूं, सवाल तक रिकॉल कर दूं। मान लो इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्या है, रेडियस क्या है आर, इस पे 2q चार्ज है, इसका रेडियस क्या है 4r। आपसे पूछा गया फाइनल चार्ज बताओ, चलो इसका पोटेंशियल बताओ जल्दी से, क्या क्यू भाई यार, इसका कितना 2 क्या क्यू बाई 4r, मतलब क्या क्यू बाई 2r, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसका पोटेंशियल कम हो गया, क्या चार्ज का फ्लो इधर स्टार्ट होगा, अरे बोलो यार, अरे चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, तो मान लो यहाँ से चार्ज कितना निकल गया, छोटा क्यू, कितना निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा, बड़ा क्यू माइनस छोटा क्यू, यहाँ 2q प्लस क्या, बड़ा क्यू, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या करवा दो, बराबर है। फाइनली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k ब्रैकेट में बड़ा क्यू माइनस छोटा क्यू बाई आर, इसका पोटेंशियल k 2q प्लस क्यू बाई क्या भाई, कितना 4r, बोलो भाई, और सोल्व करना है, छोटा क्यू निकाल लेना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यही कहानी किसमें होता है, टचिंग में, यही कहानी किसमें होता है, टचिंग। इसके बाद आपको बताएगा अर्थिंग, क्या बताएगा, क्या बताएगा, अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ कंडक्टर विद अर्थ, कनेक्शन ऑफ कंडक्टर विद क्या, सही है, अर्थ के साथ अगर कंडक्टर को जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, अर्थिंग, क्या बोला जाता है, इन केस ऑफ अर्थिंग, इन केस ऑफ क्या, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज क्या, तो समझ गया, इन केस ऑफ अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या, अर्थिंग के केस में कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो रहेगा भाई, कितना रहेगा। फिर आपको याद होगा कि अर्थिंग को दिखाते ऐसे हैं, अर्थिंग को इस टाइप से दिखाते हैं, इससे याद है, अर्थिंग को इस टाइप से दिखाते हैं, ये लो
ये किसको दिखाने का तरीका था? अर्थिंग को। किसको रे? कहीं पे अर्थिंग कर दिया गया है सवालों में, समझ जाना वहां पे पोटेंशियल क्या मानना है अपने को? जीरो। क्या मानना है? फिर आपको याद होगा कैसे कंडक्टर को अर्थिंग कर दिए थे अपन, क्या कर दिए थे? क्या करते थे? अर्थिंग। फिर यहाँ पे एक सेंटर से कुछ दूरी पे क्यू है ना, डी दूरी पे क्या रखा गया था? चार्ज क्यू। क्या रखा गया था? चार्ज। इस पे चार्ज पूछा गया था, छोटा क्यू बड़ा क्यू का टर्म में बताना है आपको। इसका रेडियस क्या है? आर। रेडियस क्या है? क्या करोगे? क्या इसका पोटेंशियल कितना करवा देंगे? इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कौन बच्चा हमें बताएगा क्या होगा? इसका पोटेंशियल कितना लिखेंगे जल्दी बताओ? पोटेंशियल सिर्फ इसका कि सबके कारण? चलिए इसका खुद का पोटेंशियल बता दो। कहां पे लिख रहे हो? चुपचाप सेंटर पे लिखो। कहां लिखो? क्योंकि अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? बराबर। सेंटर पे लिखने से फायदा ये होगा कि यहां से यहां की दूरी पता है, और इंड्यूस चार्ज का कितना हो जाएगा? जीरो। किसका? मेरी बात समझ आ रही है? चलिए लिखवाइए यहाँ पे, सुनना। क्या क्यू, हाँ सेंटर पे इसका खुद का पोटेंशियल क्या क्यू बाई छोटा आर, क्या क्यू बाई बड़ा आर, ऐसा कितना है? क्या क्यू बाई क्या? डी। क्या क्यू बाई क्या? बराबर क्या? जीरो। तो भैया इफ वी कनेक्ट द कंडक्टर विथ अर्थ, इफ वी कनेक्ट द क्या? देन अर्थ रीअरेंज द चार्ज ऑन कंडक्टर इन सच ए फैशन, अर्थ कंडक्टर के ऊपर चार्ज इस फैशन में रीअरेंज करता है कि नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, नेट पोटेंशियल ऑफ क्या? ड्यू टू इटसेल्फ और एक्सटर्नल, ड्यू टू इटसेल्फ एंड क्या? नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इटसेल्फ एंड क्या? एक्सटर्नल बिकम्स क्या? जीरो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अर्थिंग। क्या बोलते हैं? यहां तो कोई समस्या? अर्थिंग के बाद सुनना ध्यान से, अपन आ गए थे सेल प्रॉब्लम पे। किस पे आ गए थे? सेल प्रॉब्लम में। सुनना ध्यान से, सुनना। ये दो सेल है, कितना सेल है? इस पे चार्ज मान लो क्यू, इस पे चार्ज मान लो 4q, और यहाँ रेडियस क्या? आर। यहाँ रेडियस क्या है? इसका रेडियस क्या मान लो? 2r। क्या मान लो? बोलो यार, सही है। और सेंटर पे भी कोई चार्ज रख लेते हैं 3q। तो ये बताओ सेल प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल लिखने के लिए, अगर आपको ढंग से याद हो तो भी बोलना, सेल प्रॉब्लम में ये कौन सा प्रॉब्लम है? कौन सा प्रॉब्लम है? कैसे सेल है? कंडक्टिंग सेल है। कैसे? तो सेल प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल लिखने के लिए क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जरूरी कर भी दोगे तो उसमें आंसर में कोई बदलाव आने वाला? अच्छा, मैं बोला भाई स्फीयर 1 का पोटेंशियल लिखवा सकते हो? स्फीयर 1 का पोटेंशियल लिखवा सकते हो? लिखवाइए गुप्ता जी, खड़े हो जाइए, लिखवाइए। हाँ, क्या क्यू बाई 2r? क्या क्यू बाई आर? और स्फीयर 1 का पोटेंशियल, स्फीयर 1 कौन है? ये है ना? चलो किसान बताओ, हो गया? तुम बताओ। के क्यू बाई आर, पहले आराम से। यहां पे पोटेंशियल 3 कारणों से होगा। एक सेंटर चार्ज की वजह से, सेंटर चार्ज की वजह से कितना लगा? 3kq बाई आर, 3kq बाई क्या? एक इसका खुद का kq बाई क्या? बड़ा आर, और एक बाहर वाले कारण 4kq बाई 2r। समझ में आया? स्फीयर 2 पे भी पोटेंशियल कितने कारणों से होगा? 3 कारणों से। कितने कारणों से? पक्का ना? एक इसका कितना जगह? 3kq बाई क्या? 4r। 3kq बाई क्या रहे? कितना? 2r है, सॉरी उसमें 4 बोल दिया था क्या? ये बोलो ना। हाँ चलो, 3kq बाई क्या? 2r, और फिर इसके कारण kq बाई 2r, फिर इसका खुद का 4kq बाई क्या? 2r। कोई दिक्कत है? ऐसे वाले सवाल किए थे, एक दो सवाल किए थे ना ऐसे वाले। फिर आपको याद होगा कि ऐसे वाले सवालों में मैं एक सवाल ऐसा भी करवाया आपको, है ना? 3 सेल लिया बैक टू बैक, ऐसा कितना सेल लिया था, और बीच वाले को अर्थिंग करवा दिए थे। बीच वाले क्या करवा दिए थे? यहाँ Q है ना, इस पे चार्ज मान लो 2Q, और इस पे चार्ज बताना है छोटे Q की वैल्यू। यहाँ चार्ज कितना है? 4Q। यहाँ चार्ज कितना है? ये रेडियस मान लेते हैं R, ये रेडियस मान लेते हैं कितना है? 2R, और रेडियस कितना मान लेते हैं? 3R। तो छोटे Q की वैल्यू बड़े Q के टर्म में बताना था। तो अर्थिंग कर दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? और अभी स्फीयर पे पोटेंशियल लिखना सीखे, तो इस सेकंड वाले स्फीयर पे पोटेंशियल लिखो, दैट पोटेंशियल इज क्या करवा दो? जीरो। क्या करवा दो? याद आया कुछ? अरे याद आया? ऐसे 2 सवाल किए होंगे अपन, अरे बोलो ना यार, ऐसे कितने सवाल किए होंगे? 2 सवाल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद कुछ सवाल आपको ऐसा दिखा होगा, सुनना। एक सवाल ऐसा, कौन बताएगा मुझे? फट से कोई बता दे मुझे। ये 2Q है, इस पे 7Q है, इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए थे इससे। बोलो यार, सही है? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन क्या? दोनों स्फीयर में फाइनल चार्ज कितना होगा? हाँ, पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? क्यों? इसको जोड़ते ही ये सिंगल कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और सिंगल कंडक्टर चार्ज कहां पे होता है?
आउटर पे, ये पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा, बाहर। जेई एडवांस में सवाल पूछा गया था ऐसा, याद है? मैं सवाल तुम्हें बताया था कि भाई साहब सुनना, ऐसा वाला, ऐसे पागल बनाएंगे लोग तुम्हें, ऐसा ऐसा और ऐसा बोल देगा कि एक यहाँ जोड़ दिया ऐसे और एक यहाँ से जोड़ दिया ऐसे, इस पे 2q चार्ज, इस पे 3q चार्ज, इस पे 6q, फाइनल चार्ज ऑन ऑल स्फीयर। सारा स्फीयर क्या बताओ, फाइनल चार्ज क्या बताओ, पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, खत्म मामला, अंदर वाले दोनों पे कोई चार्ज ही नहीं होगा। अरे बोलो। अब उसके बाद आपको फिर है ना सेल वाले में ही, जैसे आपको याद होगा, दो से ही कर लेते हैं अपन, यहां पे Q है और यहां पे 2Q है और यहां पे मानते हैं 6Q। इसमें बोला गया था सेल वाले में कि राइट चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ सेल, सेल के हर एक सरफेस पे क्या लिखो। अब सुनना, यहां पे कितना है Q, यहां पे कितना है, सामने क्या इंड्यूस करेगा, तो माइनस बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना जगह प्लस, तो इस बाहर वाले पे कितना जगह 3Q, यहाँ Q अंदर वाले पे, यहाँ पे 3Q, सामने क्या इंड्यूस करेगा माइनस 3Q, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कितना 9Q। क्या था, ऐसे 2-3 सवाल किए होंगे अपन, ऐसे कितने सवाल किए होंगे। अच्छा, यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या। इसके बाद किस पे आ गए थे, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट क्या वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या, डेरिवेशन याद है। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दिए थे तो कंडक्टर क्या महसूस कर रहा था, प्रेशर, क्या महसूस कर रहा था, कितना प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर बाई क्या 2 क्या उस प्रेशर की वजह से उसमें फोर्स लिख लिए थे एरिया का मल्टीप्लाई करते हुए, और क्या वो डीएल लेंथ डिस्प्लेस हो गया था, तो डीएल का मल्टीप्लाई करने पर क्या वर्कडन आ गया था, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला गया तो उस निकल के क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू क्या, और ऐसा ही एक एनर्जी डेंसिटी बताया जाता है कहां, मैग्नेटिक फील्ड में, कहां पर है, वहां पर कितना था, हाफ 1/μ0 इंटू क्या B0 स्क्वायर। और आपको याद होगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव में यही निकल के आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या फिर क्या 1/μ0 इंटू क्या B0 स्क्वायर ईएम वेव में। अरे बोलो यार, तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ने से फायदा क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी पता है, अगर उसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करें, क्या हमें एनर्जी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें। फिर आपको याद होगा कि एक इनफाइनाइट शीट है, क्या है, इनफाइनाइट शीट है, इसमें चार्ज कितना है, सिग्मा कूलम क्या पर मीटर स्क्वायर, इसके सामने हमें क्यूब रख दिए थे, क्या रख दिए थे, हम बोले थे बताओ भाई क्यूब में कितना एनर्जी स्टोर होगा, क्यूब का साइड है, क्यूब का साइड क्या है, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक क्यूब कितना हो जाएगा रे, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई क्या, कोई दिक्कत, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, वॉल्यूम का, क्या टोटल एनर्जी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। फिर आपको याद होगा होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग का एनर्जी का डेरिवेशन फिर से करवाया, एनर्जी डेंसिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, और फिर से निकलवाया कितना, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग का एनर्जी कितना है, स्टोर्ड एनर्जी 0.5 kQ स्क्वायर बाई R, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए 0.6 kQ स्क्वायर बाई क्या R। फिर आपको कुछ ऐसा एक सवाल दिया था, आपको याद होना चाहिए, मैं बोला था कि ये समझ लो क्या है, इस पे चार्ज Q1 है, इसका रेडियस क्या है R1 है, सही है, और ये मान लो क्या है होलो कंडक्टिंग है, HC क्या है, होलो कंडक्टिंग, ये है SNC क्या है, और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2 है, इसका रेडियस कितना है R2, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी थी D। मैं बोला था राइट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट टोटल एनर्जी ऑफ द क्या, तो सबसे पहले इनका खुद का एनर्जी लिखा गया था, इसका खुद का एनर्जी कितना हो जाएगा 0.5 kQ1 स्क्वायर बाई R1, इसका खुद का एनर्जी 0.5 kQ2 स्क्वायर बाई क्या, ये कौन सा एनर्जी कहलाएगा, सेल्फ एनर्जी, क्या कहलाएगा, और फिर ये दोनों के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी दैट इज द kQ1 Q2 बाई क्या D, क्या Q1 Q2 बाई क्या। एक और सवाल किया था, याद है कैसा वाला, सुनो एक सवाल ऐसा किया था, अगर तुमको याद हो तो, है ना, ये Q1 था, इसका रेडियस क्या था R1 था, ये Q2 था, इसका रेडियस कितना था R2 था। अरे बोलो यार, लिखो फटाफट एनर्जी, इनका पहले सेल्फ एनर्जी लिखो सब लोग, 0.5 kQ1 स्क्वायर बाई क्या R1, इसका सेल्फ एनर्जी 0.5 kU2 स्क्वायर बाई क्या 0.5 kQ2 स्क्वायर बाई क्या R2। अब आराम से इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे, क्या इस वाले बाहर वाले स्फीयर के कारण अंदर में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हाँ, तो बाहर वाले पोटेंशियल के कारण अंदर में, बाहर वाले स्फीयर के कारण अंदर में क्या लिख लो, पोटेंशियल कितना जाएगा kQ2 बाई क्या R2, kQ2 बाई क्या दैट मल्टीप्लाइड बाई क्या Q1, ये मिल जाएगा इंटरेक्शन एनर्जी, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा रे।
फिर उसके बाद आपको बताएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग शीट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्या? उसी समय आपको बताया गया था कि भैया अगर नॉन कंडक्टिंग शीट रहा तो उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग शीट रहा तो उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और उसी डेरिवेशन का हेल्प लिया गया था। क्या लिया गया था उसका? और उसमें कंडक्टिंग शीट पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सिखाया गया था आपको। जैसे मान लो इस पे चार्ज दे दिया कितना 11 क्यू, कितना दे दिया इस पे चार्ज, और इस पे चार्ज कितना दे दिया, मैं जिससे पूछूंगा 3 क्यू, कितना इस पे चार्ज दे दिया 3 क्यू। तो आपको कंडक्टिंग प्लेट के हर एक सरफेस पे चार्ज लिखना था। किसी को याद है? हाथ उठाओ, भूमिका लिखो, बताओ। हाँ पहले ये दोनों जोड़ का आधा कर देंगे, 11 और 3 कितना 14, 14 का आधा कितना 7, ये 7 कहा जाएगा बाहर बाहर ना, यहाँ 7 क्यू और यहाँ भी क्या कहा 7 क्यू। अब अलजेब्रा के हिसाब से लिख लो, ये टोटल कितना दिया 11, 11 में यहाँ कितना 7, तो यहाँ कितना 4 क्यू, सामने क्या इंड्यूस कर देगा, समझ आया? जोड़ लो 7 - 4 3, सही है। बोलो फिर 3 प्लेट के लिए भी वैलिड है, 4 प्लेट के लिए वैलिड है। अब बोलो जैसे देख लो इधर आयुष बाबू, चलिए बताइए 3 क्यू 5 क्यू और ये मान लेते हैं 12 क्यू, चलिए बताइए। हाँ लिखवाइए चार्ज 6 क्यू आ जाएगा। क्या बोल रहे यार तुम उधर? हाँ तो प्लस करो ना, मैं करूं प्लस, ऐसे ऐसे ये 10 और 10 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 12 20, तो यहाँ पे कितना 10 क्यू, तो यहाँ पे कितना 10 क्यू। अब गुना भाग लगाओ, 3 में 10 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना -7 क्यू। अच्छा तभी सोच रही 3 में 10 कैसे चला गया यहाँ पे, अच्छा कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। -7 यहाँ पे कितना +7, सही है। अच्छा 5 में 7 यहाँ गया तो यहाँ कितना -2 क्यू, तो सामने कितना है यही कहानी थी इलेक्ट्रोस्टैट की, समझ आया? खत्म। जाइए ढंग से A to Z लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, हर बताई गई चीज आपको दिमाग में घूमना चाहिए, समझ गए? अरे बोलो यार पूरा फिजिक्स रटाना भी होना चाहिए और क्या समझा भी होना चाहिए। देखो 12वीं क्लास के फिजिक्स में हम शुरू से एक बात बोलते आ रहे हैं, इसमें रटना भी है आपको और समझना भी है, और इसमें चीजें बहुत ज्यादा है, मतलब जिनका याददाश्त क्षमता अच्छा है उसके लिए फायदेमंद है। और 11वीं क्लास में क्या होता है मैकेनिक्स में, मैथ लगाओ, फॉर्मूले कम है भाई, रोटेशन तक क्या है कॉन्सेप्ट ही है ना, और तगड़े मैथमेटिक्स है, इधर आपको रटना पड़ जाता। क्लियर? तो अपन अगले क्लास में कुछ और स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट आज ओवर।